हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सबका अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर, जहां डिस्कशन होता है बिल्कुल फ्री सभी बच्चों के लिए। द हिंदू बिजनेस लाइन और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स का फ्री एनालिसिस यही होता है। जैसा पहले यूट्यूब पे हुआ करता था, अब यहाँ होता है। जैसा यूट्यूब पे फ्री है, वैसा ही यहाँ भी पूरी तरीके से फ्री है। बस आपको केवल मेरा ये अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और फिर आप इस फ्री क्लास का आनंद उठा पाएंगे अगर आपको पसंद है तो। और यूपीएससी अगर निकालना है तो आपको इसे पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम में अब ऑप्शन नहीं है। ट्रस्ट करिएगा इस क्लास का, आपको इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये केवल कंटेंट नहीं है, आपकी सोचने की क्षमता को बड़ा करता है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे हम लोग होते हैं लाइव, और लाइव के बाद भी ये क्लास आपको हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलती है। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में सबसे पहले दो प्रश्न आपके सामने मैं रखूं और उसके बाद आगे बढ़ूं। 2009 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी ने निबंध में पूछा था, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता। क्या प्रश्न था? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता, यानी यूएन रेलेवेंसी इन प्रेजेंट सिनेरियो। ये प्रश्न आपसे एक पूछा। और एक प्रश्न काफी पहले पूछा गया, 2009 के भी पहले, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था। तो एक नई विश्व व्यवस्था में भी यूएन और यूएन से जुड़ी संस्थाओं का एक बड़ा हिस्सा आपको लिखना था, और यूएन की रेलिवेंसी पर तो आपको लिखना ही लिखना था। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम विश्व व्यवस्था की बात करते हैं, ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है, एक प्रश्न जरूर उठता है कि क्या आज भी दुनिया को एक ऐसे वैश्विक मंच की जरूरत है जो इंसानियत की आवाज बन सके? क्या आज भी कोई ऐसी संस्था है जो युद्ध से ज्यादा शांति पर विश्वास रखती है? दोनों प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। आज का हमारा पहला एडिटोरियल इसी प्रश्न के या इन्हीं दो प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका टाइटल है द यूएन मैटर्स एज अ सिंबल ऑफ पॉसिबिलिटी। संयुक्त राष्ट्र संभावना के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। ये मिस्टर शशि थरूर ने लिखा है, अच्छा लिखा है। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रश्न आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर कोई लिख पाएगा। और इसमें जस्टिफाई किया गया है इस आर्टिकल में, जो सबसे बड़ी चीज है कि संयुक्त राष्ट्र अब भी प्रासंगिक है, यानी यूएन अब भी रेलिवेंट है। बहुत सारे उसके ऊपर प्रश्न है, लेकिन उन प्रश्नों की पृष्ठभूमि में जाए तो आप देखेंगे कि वो प्रश्न ठीक है, मौजूद है, लेकिन यूएन ने बहुत काम किया और आज भी वह काम करती ही चली जा रही है। और ये प्रश्न क्यों, ये टॉपिक क्यों? क्योंकि यूएन की स्थापना के 80 वर्ष होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वाभाविक है यहां से प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं। तो आज इस आर्टिकल में हम यही देखेंगे। हम देखेंगे कि 1945 में जब यह संस्था बनी तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका उद्देश्य क्या था? केवल डिप्लोमेसी नहीं था। डिप्लोमेसी मींस कि भाई अब कोई युद्ध ना हो, प्रथम विश्व युद्ध या सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई युद्ध ना हो। इसका लक्ष्य केवल युद्ध रोकना नहीं था, केवल कूटनीति नहीं थी, बल्कि नैतिकता यानी एथिक्स और ह्यूमैनिटी यानी मानवता की रक्षा करना भी था। और इसकी प्रासंगिकता इन दो संदर्भों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। डिप्लोमेसी के संदर्भ में हम महसूस कर सकते हैं कि शायद थोड़ा बहुत इश्यू बना हो। आई होप आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक बार बताएं मुझे बच्चों, समझ पा रहे हैं? अब स्वाभाविक है 80 साल बाद जब आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो कुछ प्रश्न उठ करके आते हैं जो ये हमको और आपको सोचने पर विवश करते हैं कि यार ये संस्था आज प्रासंगिक रह गई है कि नहीं रह गई है। और वो कौन से प्रश्न है? भाई यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उस संदर्भ में संस्था प्रासंगिक है कि नहीं? गाजा में मानवता करा रही, यार ये सत्य बात है, लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं गाजा में, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। ये भी प्रासंगिकता पर एक प्रश्न उठाती है। और क्लाइमेट
क्राइसिस जलवायु संकट में इसकी भूमिका अभी तक स्पष्ट होकर के निकली नहीं। तो एक प्रश्न क्लाइमेट क्राइसिस भी इसकी प्रासंगिकता पर उठाती है। तो प्रासंगिकता पर प्रश्न है, और हो क्यों ना, चूंकि इसकी स्थापना इस संयुक्त राष्ट्र की जो हुई थी वो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए हुई थी। तो प्रश्न यही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी उस भूमिका में आज भी उतना ही प्रासंगिक है, यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना जिन 3 प्रिंसिपल पर हुई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के, मेरे प्यारे बच्चों, आधार भी माने जाते हैं, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज की चर्चा में हम 3 चीजें विशेष रूप से जो शशि थरूर साहब ने लिखी हुई उस पर बातचीत करेंगे। पहला, कि संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक और नैतिक नींव क्या थी, यानी इसका जो फाउंडेशन बना, इसकी जो स्थापना हुई, पहली ईंट रखी गई, उसके ऐतिहासिक और नैतिक पहलू क्या थे। दूसरा, वर्तमान दौर में इसकी चुनौतियां और सीमाएं क्या हैं। और तीसरा, क्या यह संस्था अब भी ग्लोबल एथिकल लीडरशिप की आवाज बन सकती। शब्द पकड़िएगा, ग्लोबल लीगल एथिकल लीडरशिप, ग्लोबल एथिकल लीडरशिप, ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है जीएस पेपर 4 इंटरनेशनल इथिक्स के लिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की स्थापना के लिए। तो आज यह विषय हम डिस्कस करेंगे। और इतना ही नहीं, ऑब्वियस है, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में जो अंतिम यूनिट है, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, संस्थान, ये वहां के साथ कनेक्ट होगा। जीएस पेपर 3 स्वाभाविक रूप से यह अगर इंटरनेशनल पीस पर, प्रॉस्पेरिटी पर काम कर रहा है, तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, जो किसी देश का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, सबको हेल्प करता है, इसलिए इसको एनवायरमेंट और इकोनॉमी की दृष्टि से भी लगाया है। जीएस पेपर 4 एथिक्स यूनिट नंबर 6 अगर आप देखेंगे सिलेबस की, अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं फंडिंग में नैतिकता सिलेबस का पार्ट है। तो अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से तो यूएन सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। और ऐसे, जैसा कि मैंने 2 ऐसे आप सबके सामने रखे हैं जिस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। एक बार बताएं बच्चों, समझ में आया? अब इसके बाद जरा इस टॉपिक पर निगाह डालिए। अंतरराष्ट्रीय संगठनों से छूट कोई मुफ्त पास नहीं, इम्यूनिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नो फ्री पास। अब ये टॉपिक क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन ऊपर पढ़ रहे हैं यूएन, और एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं कि भाई जो ये यूएन या इसी प्रकार के अन्य संगठन है, इनको बहुत सारी छूट मिलती, इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन वो इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं है। आज हम यह विषय पढ़ने जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मिलने वाली इम्यूनिटी, बट वो इम्यूनिटी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, यानी उस पर भी चेक लगेगा। लेकिन हम ये भी सीखेंगे कब एब्सोल्यूट थी और कैसे कैसे विभिन्न डिसीजंस के माध्यम से उसका जो एब्सोल्यूट नेचर था वो डाइल्यूट हुआ, वह समाप्त हुआ, और इस पर भी चेक एंड बैलेंस होने लगा। अब आपको सुन के लगेगा, चूंकि ऐसे टॉपिक अमूमन किताबों में होते नहीं है, तो थोड़ा सा इसको जब आप पढ़ेंगे तभी इसके अंदर घुस पाएंगे। सेम जीएस पेपर 2, 3, 4 ऐसे और प्रीलिम्स के लिए, यानी जैसा मैंने कहा किताबों में होता नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है वो किसी किताब का नहीं, बल्कि आज की दुनिया की हकीकत का हिस्सा है। दुनिया की हकीकत का हिस्सा कैसे है, अब आप इस चीज को महसूस कीजिए, सोचिए। अभी जिस यूएन के बारे में पहले टॉपिक में मैं आपसे बातचीत कर रहा था, इस यूएन संस्था से कोई गलती हो जाए, और क्योंकि यूएन और उसकी एजेंसियों से गलती हो रही है और उनसे जवाब मांगा जाए कि आपकी वजह से जो ये नुकसान हुआ है, आप इसकी भरपाई कीजिए, आप इसकी अकाउंटेबिलिटी अपनी संस्थाओं पर तय कीजिए, और वो चुपचाप मुस्कुराते हुए कह दे कि हम पर तो मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन है और हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रतिरक्षा मिली हुई है। यानी जैसे आप वैक्सीन वगैरह लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है और कोविड का असर आप पे कम होता है। तो हमको इम्यूनिटी मिली है। अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यही है अंतरराष्ट्रीय संगठनों से छूट। इसी विषय पर चर्चा की गई है कि यूएन कह देता है कि
हमें तो भाई छूट मिली हुई है, इम्यूनिटी मिली हुई है, इसलिए हम प्रभावित नहीं होते अगर आपके आपके शहर में, आपके देश में कुछ भी हो जाए। और ऐसी घटना घटी भी थी मेरे प्यारे बच्चों, हैती। हैती एक देश जहां पर 2010 में कालरा फैल गया, हैजा फैल गया और लगभग 10,000 लोग मारे गए मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसा क्यों हुआ? यह हैती में इसलिए हुआ कि यूएन के जो पीस कीपर्स थे, यानी जो शांति सैनिक थे यूनाइटेड नेशन के, हैती में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहां तालाब में उनकी गलती से जल और मतलब जो उनका वेस्ट होता है, मल और बहुत सारे कुछ अन्य तत्व, वो जल में, यानी जो भी उन सैनिकों का वेस्ट होता था वो सब पास की नदी में डाल दिया गया, उनकी तरफ से फैल गया हैजा और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। यूएन में जब हैती ने शिकायत की तो यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि भाई देखो, हम तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है और हमें छूट मिली हुई, हमें इम्यूनिटी मिली हुई है। जब यह घटना घटित हुई बच्चों, तो क्या एक प्रश्न उठेगा कि नहीं? आप सब मुझे बताएं, अगर ऐसी कोई घटना आपके एरिया में घटित हो जाए तो क्या प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? कि क्या ऐसी संस्थाएं जो दुनिया में न्याय और मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनी हैं, खुद किसी कानून से ऊपर हो सकती हैं? और सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि वो इम्यूनिटी की मांग कर सकती हैं। इसी प्रश्न पर हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है और उसी विषय पर यह एडिटोरियल लिखा गया है। यानी कि अब जो डेवलपमेंट हुई है हैती के बाद, जो कि बहुत पुरानी घटना है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की यह जो इम्यूनिटी थी उसको अब चेक एंड बैलेंस के दायरे में डाल दिया गया है, जिससे इनकी अकाउंटेबिलिटी सिद्ध हो सके। तो यही विषय मेरे प्यारे बच्चों चर्चा में आया आगे चल करके, और एक केस और था, बड़ा महत्वपूर्ण केस था, उसी से आप इसे समझ सकेंगे। जो केस था वो था मेरे प्यारे बच्चों, मुझे याद आ रहा है एक मिनट के लिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, यानी जो विश्व बैंक समूह की एक शाखा है, उसके संदर्भ में। और केस था जेएम वर्सेस इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन। इस केस में भारत के टाटा टाटा का प्रोजेक्ट था, टाटा मुद्रा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। और जब स्थानीय मछुआरों ने इस यूएन यानी वर्ल्ड बैंक की समूह की एक शाखा आईएफसी पर केस किया, मुकदमा किया, तो आईएफसी ने भी कह दिया हम पर मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रतिरक्षा मिली हुई है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब जब ये केसेस बढ़ रहे थे और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, मतलब इसी प्रकार के बहुत सारे और जो केसेस थे उनको ध्यान में रखते हुए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या फैसला दिया? अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं दी जा सकती, यानी एब्सोल्यूट या कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं है। उन्हें भी उतना ही जवाबदेह होना चाहिए जितना किसी देश को। और जैसे ही उन्होंने यह डिस्कशन किया मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से एक चर्चा शुरू होती है, यहीं से एक नई बहस शुरू होती है, जिस बहस का टाइटल है आपके सामने आज। इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण भी होता है, 80 साल यूएन को हो भी रहे तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो बहस हो रही वो किन प्रश्नों पर ही, उसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला प्रश्न था, क्या अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जो फंक्शनल नेसेसिटी, कार्यात्मक आवश्यकता, सच में न्याय से ऊपर है? अब जरा शब्द को पकड़िएगा, शब्द फंक्शनल नेसेसिटी। तो जो मैं यहां चर्चा करने जा रहा हूं, यानी वो जो चर्चा आपके साथ होने जा रही वो क्या है? वो फंक्शनल नेसेसिटी की चर्चा। किसकी चर्चा है? फंक्शनल नेसेसिटी की चर्चा है, सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या होता है, ये कैसे हमारे सामने आया? तो फंक्शनल नेसेसिटी यूएन के ही निर्णय के द्वारा आया है, जिसका अर्थ होता है कि भाई हमें अपना काम फ्री ढंग से करना है, इसलिए हमें इम्यूनिटी चाहिए।
तो हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो फंक्शनल नेसेसिटी है, कार्यात्मक आवश्यकता है, यानी कार्य करने के लिए भाई कुछ चीजें हमारे पास स्पेशल होनी चाहिए, सच में न्याय से ऊपर है? क्योंकि फंक्शन करते करते गलतियां होंगी। और दूसरा, क्या अब समय आ गया है कि दुनिया इस फंक्शनल नेसेसिटी से कंडीशनल नेसेसिटी यानी सशर्त प्रतिरक्षा की ओर बढ़े कि भाई ठीक है तुम्हें इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन इम्यूनिटी पर कुछ शर्तें हैं कि आप हैती में आपके शांति सैनिक जो भी उनका वेस्ट है उसे पास के तालाब या नदी में नहीं डाल सकते, जिससे हैजा फैल सकता है, हजारों लोग वहां मर सकते हैं। इसी को बोलते हैं कंडीशनल इम्यूनिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसी की कहानी की तह में उतरेंगे और एक एक बिंदु आपके सामने डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे 1946 में यानी 1946 में फंक्शनल नेसेसिटी प्रिंसिपल बना। 1946 में, 1945 में यूएन की स्थापना होती है, 1946 में फंक्शनल नेसेसिटी प्रिंसिपल बना और आज उसको मोरल नेसेसिटी में बदलने की आवश्यकता की मांग हो रही है, यानी उसको बदल दिया जाए। मोरल नेसेसिटी होनी चाहिए कि भाई आप मदद करें, लेकिन आप ध्यान रखें वहां के लोगों का नुकसान ना हो। इस विषय पर हम लोग एक गहरी चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं और पूरा जो चर्चा का अंदाज होगा वो यही होगा, यानी जीएस पेपर 2 और उसके साथ साथ जीएस पेपर 3, 4 एसे और प्रीलिम्स की निगाह से। तो दोनों यूएन के टॉपिक हैं और चूंकि 80 वर्ष हो रहे हैं यूएन की स्थापना के, तो अच्छे टॉपिक हैं, इसलिए दोनों चीजें आपको समझनी चाहिए। और एक चीज बड़ी अच्छी बात यह भी होती है बच्चों, जिस पर अभी हम डिटेल में जाएंगे। अब जैसे हम फंक्शनल नेसेसिटीज, क्या आप सब बच्चे इतने डिस्कशन से, एक बार कमेंट करिए, क्या आप सब बच्चे इतने डिस्कशन से फंक्शनल नेसेसिटीज समझ पाए हैं? एक बार मुझे बताएं, फंक्शनल नेसेसिटीज समझ पाए? एक बार मुझे बताएं, तब एक चीज और यहां पर कनेक्ट करूंगा अभी आप लोगों का। क्या आप समझ पाए फंक्शनल नेसेसिटीज? बताएंगे, अगर नहीं आया तो भी आप बताएंगे। यानी कार्य करने की स्वतंत्रता, जैसे आप पढ़ना चाह रहे तो अपने घर वालों से कहते हैं भैया आवाज मत करो, हल्ला मत मचाओ, यानी मैं पढ़ाई करने की शर्त रख रही हूं, बात खत्म हो गया, या शर्त रख रहा हूं। वही है कि यूएन की संस्थाएं भी कहती थी भाई अगर वर्ल्ड बैंक हिंदुस्तान में आके कोई काम कर रहा है तो उसको कुछ फ्रीडम मिलनी चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे बच्चों, अब देखिए ये सब टॉपिक, अगर ये फंक्शनल नेसेसिटी को आज मोरल नेसेसिटी से बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही, या मोरल नेसेसिटी को यूएस की फेडरल कोर्ट ने कंडीशनल नेसेसिटी के रूप में बदलने की बात कही है, निर्णय दिया है, तो मेरे बच्चे यही तो नैतिकता है। अगर आपसे पूछेंगे अंदर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की स्थापना के लिए क्या किया जा रहा है, और हर साल आपसे एक प्रश्न पूछता है इस विषय पर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता पर, तो आप कह नहीं सकते कि जब हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में कंडीशनल नेसेसिटी की तरफ बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की स्थापना का एक महत्वपूर्ण फेज होता है, एक महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इससे यूनाइटेड नेशन और ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जवाबदेही तय होती है जो दूसरे देशों में काम करते हैं। आई होप आप समझ गए। तो ये जो ताकत है ना, यही यूपीएससी में आपको मजबूत बनाएगी। और यहां पर जो चीजें भी हम डिस्कस कर रहे हैं आपको बहुत मजा आएगा, आप विश्वास करें। अगर आप अपने ऑप्शनल को भी इसी एंगल से सोचने की कला डेवलप करेंगे, यानी टॉपिक शुरू किया, पहले एक बार उसको एकदम से ऑब्जर्वेशन कर लेना, हर चीज पर विचार कर लेना, फिर हर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ना। और ये पीएसआईआर ऑप्शनल के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी ये दोनों टॉपिक पीएसआईआर ऑप्शनल के जो मेरे बच्चे हैं, आप जो आज के जो प्रश्न मैंने दिए उसकी आपको प्रैक्टिस करनी। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ए से बहुत सारा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे आएंगे। जैसे आपने यूपीएससी का इस साल का अगर निबंध देखा हो कि अच्छे विचार कड़वे अनुभवों से ही आते हैं, अच्छे सबक कड़वे अनुभव, यानी बिटर एक्सपीरियंस से ही हम अच्छी लर्निंग करते हैं। तो कड़वा अनुभव क्या था? हैती में जो केस हो गया, कड़वा अनुभव क्या था? जो
मुद्रा प्रोजेक्ट टाटा से स्थानीय मछुआरों को जो नुकसान हुआ गुजरात में, ये सब क्या थे? ये सब मेरे प्यारे बच्चों आ, वो सबक थे सीखने के, जो कड़वे अनुभव से सीखे गए। क्या? ये कि भाई इनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो बिटर एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बार टू कीज टू सक्सेस, आप इसे देख सकते हैं। यानी अमेरिकन फेडरल कोर्ट का यह निर्णय विजनरी डिसीजन भी कहा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको देखनी है और हमको इस्तेमाल करनी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में आप कुछ भी लिखते हैं तो वहां पर भी इसे आप यूज कर सकेंगे। तो बस आपको इनको पढ़ना और इनको फिर अच्छे से मेमोराइज करना है कि यार कहां जाएगा, कहां जाएगा। और जिस दिन ये आप उंगलियों पे करना सीख गए कहां जाएगा, बस उसी दिन यूपीएससी आपकी जेब में जाएगा। इसी प्रकार आज एक और महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वह कोई कानून की धारा नहीं है। शब्द को पकड़िएगा। यानी अब हमारा जो अगला टॉपिक है, देखने में तो कानून जैसा लगेगा, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, शब्द को पकड़िएगा और यही शब्द प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो मैं बोलने जा रहा हूं, और यही मेंस में एनालिसिस में आपको मदद करेगा। जब मैं कह रहा हूं कि एनसीएलटी कोई कानून नहीं, तो आप कहेंगे हैं, ट्रिब्यूनल नहीं है? हैं, आप कहेंगे हैं सर ये ट्रिब्यूनल भी नहीं, ये कोर्ट भी नहीं है, तो क्या है ये? तो आज हम जिस विषय पर यहां चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों, वह किसी एक कानूनी धारा का नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक इकाई के डिसिप्लिन, यानी भारत के आर्थिक अनुशासन का विषय। यानी एनसीएलटी क्या करती है? इकोनॉमिक डिसिप्लिन सिखाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या सिखाती है? इकोनॉमिक डिसिप्लिन सिखाती है। थोड़ा सोचिए आप कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, यानी वो घोषित रूप से भाई अब हम अपना काम नहीं चला पाएंगे, ना हमारे पास लैंड है, रॉ मटेरियल है, ना कैपिटल है, ना लेबर है, ना ही हमारे एंटरप्राइज में वो क्षमता है कि अब हम इसको चला पाएंगे, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चारों पर वो जब हाथ खड़े कर ले, यानी अब ऑब्वियसली चारों फैक्टर से ही तो किसी कंपनी का ऑपरेशन चलता है। थोड़ा सोचिए आप कि जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, कैसे हो जाती है मैंने आपको बता दिया, तो नुकसान केवल मालिक को होता है। आप कहेंगे नहीं सर, नुकसान केवल मालिक को नहीं होता। किसको किसको होता है? उस मालिक से जुड़े हुए बैंकों को। चूंकि कोई भी फैक्ट्री जो दिवालिया घोषित होती है तो उसमें चारों फैक्टर होते हैं ना, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल। कैपिटल कहां से मिल रहा है? बैंक से। तो नुकसान केवल मालिक का नहीं होता, उससे जुड़े बैंकों का होता है, उससे जुड़े कर्मचारियों का होता है, उससे जुड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका होता है, यहां तक कि पूरे देश की इकोनॉमी को एक सेटबैक लगता है, एक झटका लगता है। इसी संकट को रोकने के लिए 2016 में मेरे प्यारे बच्चों इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी एक कानून, आईबीसी कानून इसे कहा गया, जो इन कंपनियों के दिवालियेपन की व्यवस्था को देखता था। लेकिन आज एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, और वो सवाल ये खड़ा हुआ कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट की जो पूरी प्रोसेस होती है, अब उस प्रोसेस में तो हम नहीं जाएंगे चूंकि वो आज का डिस्कशन का विषय भी नहीं। तो आईबीसी की प्रक्रिया में जो संस्था फैसला लेती है, जैसे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्या वो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल? प्रीलिम्स में क्या वो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है? आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इसके निर्णयों से करोड़ों रुपए की कंपनियों का भविष्य तय होता है। तो इसका नेचर क्या है? प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। और वही विषय
यहां पर छपा, और केवल इसी में नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आज यह छपा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। एनसीएलटी, नाइदर अ ट्रिब्यूनल नॉर अ कोर्ट फॉर आईबीसी। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया, यानी ये प्रीलिम्स का टॉपिक हो गया कि नहीं बच्चों? ये प्रीलिम्स का टॉपिक हो गया कि नहीं हो गया भैया? आपको पता लगा, अरे यार ये तो कोर्ट भी नहीं है, ट्रिब्यूनल भी नहीं, तो ये है क्या? प्रीलिम्स से पूछ लिया एनसीएलटी के नेचर के बारे में, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, या लंबे लंबे स्टेटमेंट में कोर्ट और ट्रिब्यूनल जैसी पावर इसकी दिखा दी गई, आपको पता ही नहीं क्या करेंगे। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया कि एनसीएलटी की भूमिका को लेकर के आज भी भ्रम है। आप सोचिए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सीखना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में आज हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में एनसीएलटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक न्यायिक प्राधिकारी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूप में क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है। दूसरा, तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट, या हम इसको ऐसे कहें कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने डिसीजन में। सोचिए कि इसका नेचर ही नहीं क्लियर था जब ये बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। उसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, और आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तीसरा प्रश्न, तो सुप्रीम कोर्ट की डेमोक्रेसी में क्या भूमिका, आप देख सकते हो। कल को यह भी प्रश्न आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के किन डिसीजन से इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। एथिक्स में पूछ ही चुका है कि डिसीजन बताइए जिससे संवैधानिक नैतिकता को उसने स्थापित किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके कौन कौन से डिसीजन के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये क्यों कहा, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे, कि एनसीएलटी केवल प्रक्रिया देखेगा, प्रोसेस देखेगा, विवाद का फैसला नहीं करेगा। यानी इसका नेचर क्या है आज आपको क्लियर होगा। प्रोसेस को देखने वाला, प्रक्रिया को देखने वाला, और सबसे महत्वपूर्ण इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि यह संस्था कैसे हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कारपोरेट गवर्नेंस को प्रभावित करती है। इसी एडिटोरियल में, जिसका नाम है आपके सामने, एनसीएलटी आईबीसी के लिए ना तो ट्रिब्यूनल और ना ही न्यायालय, ये दोनों नेचर नहीं, ये केवल प्रक्रिया की निगरानी करती है, जिसे हम पढ़ेंगे। ऑब्वियस है, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सीधा इंपैक्ट है, जीएस पेपर 4 एथिक्स, ए से और प्रीलिम्स की निगाह से। ए से यानी ऑब्वियस है, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए कोई भी ऐसे अगर आप पॉलिसी वगैरह से लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं आज के अंतिम टॉपिक पर, जिसका टाइटल आपके सामने है, थोड़ा ईसीएल, टेलर ईसीएल टू आवर बैंकिंग रियलिटी। टेलर ईसीएल, ईसीएल को हमारी बैंकिंग वास्तविकता के अनुरूप बनाना, प्रीलिम्स के लिए टॉपिक है। और ये शुरुआत में जो डीप डिस्कशन मैंने स्टार्ट किया है, वो उसके पीछे का पर्पज मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था। पर्पज यही है कि जब एग्जाम आए तो आपको पता है कि हर आर्टिकल को खोल के पढ़ पाना एग्जाम के टाइम पे मुसीबत होता है, और आईक्यूआईपी बहुत ताकतवर कंटेंट होता है, तो इसको आप एकदम से स्किप भी नहीं कर सकते। हालांकि इसके विकल्प के रूप में हमने प्रीलिम्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर करंट, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करंट अफेयर्स का फॉर प्रीलिम्स एग्जाम वो चला रहे हैं हम लोग वीकेंड। लेकिन जो बच्चे 27 के 28 के हैं, आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं एक हफ्ते का, तो यही अगर आप स्टार्टिंग का देख लेते हैं तो सारा रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि रिवीजन के बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जो शब्द ईशियल, जिसकी बात मैंने की, मेरे प्यारे बच्चों, इसको जब आप सुनेंगे तो थोड़ा तकनीकी लगेगा, ईसीएल। बट एक ऐसा शब्द है जो देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, यानी ईसीएल, और जिसका फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये प्रीलिम्स में आ रहा है। आरबीआई का ईसीएल फ्रेमवर्क क्या है, रट लीजिए, आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार के जितने रिफॉर्म होते हैं वो आपसे पूछे ही जाते हैं। और ये केवल
बिजनेस लाइन में नहीं, इसके पहले अगर आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स में भी, बिजनेस स्टैंडर्ड में भी, हिंदुस्तान टाइम्स में भी, सब में ये छप चुका है। यानी इसमें कहा गया है कि जो ईसीएल मॉडल है उसको भारत की परिस्थितियों के हिसाब से ढालना है। ईसीएल को भारत की परिस्थितियों के हिसाब से, अमेरिका की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं। अमेरिका में भी ये व्यवस्था है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर आरबीआई को ऐसा कहना क्यों पड़ा। ये आरबीआई कह रहा है कि ईसीएल को हमारी बैंकिंग वास्तविकता के अनुरूप करना है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारी बैंकिंग प्रणाली में कि हमें लोन डूबने के बाद नहीं, बल्कि पहले से नुकसान का अंदाज लगाना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं ईसीएल, मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता है कि जब कोई बैंक लोन देता है तो वो उम्मीद करता है, ऑब्वियस, आप भी अपने किसी दोस्त को पैसा उधार देंगे तो आप भी उम्मीद करेंगे क्या, कि पैसा समय पर वापस आएगा। लेकिन दी गई उधारी या दिया गया पैसा अगर समय पर आपको वापस ना मिले तो आपका भी नुकसान होगा। जो दोस्त को आपने पैसा दिया वो एनपीए हो गया, वही बैंक को हो जाएगा। और उसी को हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी बैंक का ऐसा पैसा जो परफॉर्म नहीं करेगा, यानी क्रेडिट में, डेबिट में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब तक की क्या व्यवस्था थी ईसीएल के पहले की? अब तक बैंक उस नुकसान को तभी दर्ज करते थे जब वास्तव में वह नुकसान हो जाता था और उसको एक टर्म दिया जाता था ईसीएल के बजाय आईएलएम। आईएलएम यानी इनकर्ड लॉस मॉडल। क्या है? इनकर्ड लॉस मॉडल। इसका मतलब क्या होता था? यानी नुकसान होने के बाद जो रिकॉर्ड रखा जाता था। बट आरबीआई कह रहा है कि अब हमें इस मॉडल से, इनकर्ड लॉस मॉडल से, जो नुकसान होने के बाद पूरा डेटा दर्ज करता है, अब इस मॉडल से हमें आगे निकलना है और ईसीएल का मॉडल अपनाना है। भविष्य का नुकसान आपको पहले से पहचानना है। यानी वेट मत करो कि कब नुकसान हो जाए और कितना हो जाए उसको लिखो, बल्कि प्रेडिक्ट करो, यानी पहले से ही आप अनुमान लगा लो। मेरे प्यारे बच्चों, क्या करो? पहले से अनुमान लगा लो। और इसी प्रेडिक्ट से, इसी सोच से आरबीआई की शब्द निकलता है ईसीएल, यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब मुझे लगता है कि आप सब यहीं पर समझ गए हैं बहुत अच्छों से। क्लियर? बट इसमें जो चर्चा है कि भाई ईसीएल कोई ऐसा मॉडल नहीं जो सीधे विदेश से आयात कर लिया जाए, क्योंकि भारत की जो बैंकिंग संरचना है वो अलग है भाई, हर देश की अलग होती है। एमएसएमई को अलग प्रकार से हम ऋण दे रहे हैं, कृषि ऋण, सहकारी बैंक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाने में बैंकिंग की भूमिका। बट इन सभी सेक्टर में आप देखोगे डेटा अधूरा है, डेटा कम है, रिकवरी भी धीमी है इन क्षेत्रों में। एमएसएमई में उधार लिया, एमएसएमई बंद हो गई, पैसा रुक गया, तो रिकवरी भी धीमी है और ऋण लेने वाले की स्थिति भी अलग है। यानी वो लोग, आप समझ सकते हैं, कमजोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं जो लोन ले रहे हैं। तो हम यही आज आपको सिखाएंगे इस टॉपिक में कि ईसीएल मॉडल क्या है। अमूमन मैंने समझा दिया, थोड़ा डीप में चलेंगे। आरबीआई इसे क्यों ला रहा है और क्यों इसे भारत की इकोनॉमिक रियलिटी के अनुसार टेलर करना आवश्यक है, यानी कटिंग करनी आवश्यक है। आई होप आप समझ गए। तो ये सारे विषय जिन पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, और ये पूरा का पूरा डिस्कशन मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं।